Today we will do class 9th history chapter 2 socialism in Europe and Russian revolution. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोशलिज़म होता क्या है और रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई, उसका क्या मोटिव था, ये जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या, उससे पहले क्या क्या इवेंट्स हुए जो ये रिवॉल्यूशन हुई, वो हम पीरियड वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकली। सोशलिज्म क्या होता है? अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड इन कॉमन, टिपिकली कंट्रोल्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब जो एक पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टी, मनी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो होती है मेन चीज़ें, पूरी इकोनॉमी जिससे फंक्शन करती है, जिसकी हेल्प से, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? गवर्नमेंट या स्टेट। अब गवर्नमेंट या स्टेट जब कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है तो वो लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचेगी। अगर यही यहाँ पे अगर गवर्नमेंट और स्टेट ना कंट्रोल करके वो लोग कंट्रोल करे जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, जो कि वेल्दी है, लैंड लॉर्ड्स है, तो वो क्या वेलफेयर के बारे में, सबके बारे में सोचेंगे? नहीं, वो तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, अब बात आती है रशियन रिवॉल्यूशन की। वो कौन से ईयर में हुई? 1917 में हुई। अब ये रिवॉल्यूशन कभी भी, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी, जितनी भी हम रिवॉल्यूशंस पढ़ते हैं, सारी लोग परेशान होते हैं किसी वजह से, बहुत ज़्यादा जब हद हो जाती है उनकी तो वो रिवोल्ट करते हैं, जिससे बहुत बड़ा चेंज आता है। तो रशिया में भी ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी जिससे लोग परेशान हुए होंगे, फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्शंस लिए तो जाके चेंजेस आए, तो उसे रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चेंज वो चाहते थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये तो हमें पता चल चुका है सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पर, और हमें समझ आ चुका है सोशलिज्म क्या है, तो लोग उसी के लिए लड़ रहे होंगे ना। पहले तो देखो मोनार्की सिस्टम चलता था, जो किंग वगैरह के पास सारी अथॉरिटी होती थी। तो अब देखते हैं और डिटेल में आगे आगे पढ़ते हैं। तो अब रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, ब्रीफली पहले समझ लेते हैं। जो सोशलिज्म हम पढ़ चुके हैं, और सोशलिस्ट वो होते हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं कि ऐसी स्टेट होनी चाहिए। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो रशियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया? जब सोशलिस्ट जो लोग थे वो पावर में आ गए थे, गवर्नमेंट उनकी हो गई थी रशिया में। किस टाइम पे? अक्टूबर में ये हुआ था 1917 में, इसलिए इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि रशियन रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन अलग अलग है क्या? नहीं, तो ये सेम है दोनों की दोनों। 1917 में हुई द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। अब अक्टूबर में ये रिवॉल्यूशन हुई, जिसको पूरा उस टाइम को माना गया कि चेंजेस आ चुके हैं। उससे पहले मोनार्की जो थी, जो राजा के पास पावर होती थी, मोनार्क के पास, वो कब ख़त्म हो गई? फरवरी में 1970, जिसे फरवरी रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि चेंजेस है ना, रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस। तो वो फरवरी में हुए, जो उसे फरवरी रिवॉल्यूशन, जो अक्टूबर में हुई, जो मेन जिसका नाम दिया गया रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये एंड था, क्लाइमैक्स होता है ना जैसे एंड, अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको। और इस सारे इवेंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। हाँ, ये जो मेन लास्ट में हुई अक्टूबर में। ठीक है, अब और देखते हैं, ये देखो लोग कैसे लड़ रहे हैं। फिर क्या होता है? अब आते हैं बैकवर्ड, चलते हैं अब कि ये रिवॉल्यूशन तो हो गई, मोटिव भी हमें पता है लोग क्या चाहते थे, उससे पीछे एज ऑफ सोशल चेंज, क्या चेंजेस कहाँ से स्टार्ट हुए आने। एकदम से तो इतने बड़े चेंजेस नहीं आ जाते, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ ये मोनार्की सिस्टम में लोग थे परेशान, ये तो आपको पता ही है, लेकिन नॉट एवरीवन वांटेड सोशल चेंज। चेंज चाहेंगे ना, जब किसी से परेशान होंगे हम, किसी सिचुएशन से, उसे बदलना चाहते हैं लोग। लेकिन रशिया में क्या था कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो चेंज नहीं चाहते थे। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ थे। फर्स्ट व्यू था लिबरल्स का, दूसरा था रेडिकल्स का, और तीसरा था कंजर्वेटिव्स का। अब कंजर्वेटिव्स कौन से लोग थे, पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। जो चेंज बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो होते हैं ना ट्रेडिशनल लोग, रूढ़िवादी, जिन्हें चेंजेस पसंद नहीं होते, वैसे ही रहना पसंद करते हैं कि हमारी रीत के साथ, किसी भी जो काम जैसी ज़िंदगी चलाते आए हैं उसके साथ खिलवाड़ ना करें।
कोई उनको गुस्सा आता था, सेंटिमेंट्स होते थे उनके कुछ चीज़ों के साथ, जो चेंज हो जाए तो उन्हें पसंद नहीं आती थी चीज़ें, तो वो कंजर्वेटिव थे, नॉट ओपन टू चेंज। और कुछ थे लिबरल्स और रेडिकल्स, जिनकी अलग अलग वेज थी, आइडियाज़ थे कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, डिफरेंटली दोनों सोचते थे, लेकिन कॉमन बात ये थी कि दोनों ओपन टू चेंज थे, ये चेंज चाहते थे। ठीक है, तो अब लिबरल्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, ये किस तरीके की एक नेशन चाहते थे। मोनार्की तो कोई नहीं चाहता था इनमें से, लेकिन लिबरल्स क्या चाहते थे? दे वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, मतलब ऐसी नेशन जहाँ पे सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट हो, सबको टॉलरेट किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिलीजन जो मोनार्क चाहता है या कोई भी एक रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, प्रेफरेंस दी जाए, सबको टॉलरेट करा जाना चाहिए। और अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स, और ये चाहते थे कि जो ये रूलर्स के पास हद से ज़्यादा पावर होती है ना, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, जो अपनी मर्जी चलाते हैं वो कर सकते हैं, ये वो नहीं होना चाहिए भाई, हम उसके खिलाफ है। अपोज सेफ गार्ड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो मर्जी चाहे वो ना कर पाए, उनके राइट्स की को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लोगों की इंडिविजुअली भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है, रूलर के पास ही अल्टीमेट पावर नहीं होनी चाहिए। और ये क्या कहते थे भाई? इन फेवर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अब होती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम वोट देते हैं और लोग जो हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइप की ये गवर्नमेंट चाहते थे लिबरल्स। और क्या चाहते थे ये? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जहाँ पे जुडिशरी, तो आपको पता ही है, जो जस्टिस करती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इन पे किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का, ताकि ये अच्छे से प्रॉपर जस्टिस कर पाए। अगर प्रेशर होगा तो ये प्रॉपर जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे, बायसनेस होएगी। तो जो लिबरल्स थे वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे। अब हम एक चीज़ देखते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ पे मेनली अल्टीमेट पावर लोगों के पास होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब कहीं कहीं लोगों को लग रहा होगा ये तो डेमोक्रेसी जैसी बातें कर रहे हैं सारी, तो क्या ये जो लिबरल्स है इनको हम डेमोक्रेट्स बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों भाई नहीं? क्योंकि एक चीज़ जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मेन होती थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती थी, 18 से ऊपर जो भी है वो वोट दे सकते हैं। ये होता है ना, सबको वोट का अधिकार होता है, ये नहीं कि बस रिच वोट करेंगे या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही वोट करेगा या इतनी एज के होंगे, वुमेंस वोट नहीं करेगी, ऐसे ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होती। इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, डेमोक्रेट्स करते हैं। लेकिन लिबरल्स में क्या एक चीज़ कम थी कि उनके व्यूज़ में कि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि नो वोट फॉर वुमन, वुमन के पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, जो बस मेन है वो ही, और वो भी कौन से मैन? जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी वोट नहीं देंगे। तो क्या इनको हम डेमोक्रेट्स बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्वेश्चन अगर कोई पूछे लिबरल्स डेमोक्रेट्स थे या नहीं, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे, तो दिस विल बी द रीज़न कि दे डिड नॉट फेवर्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, नो वोट फॉर वुमन। अब आपको समझ आ गया होगा लिबरल्स के क्या व्यूज़ थे, कैसी सोसाइटी वो रशिया में चाहते थे। अब दूसरे कौन थे? रेडिकल्स। वो क्या चाहते थे भाई? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब रेडिकल्स जो होते थे, एक तो ना ये बड़े जिनमें खून गर्म होता है ना किसी किसी का, उस टाइप के इनके व्यूज़ थे, बड़े भड़काऊ से लोग थे रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा थी इनकी बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे गवर्नमेंट जो ज़्यादातर कंट्री में लोग चाहते हैं उसके बेसिस पे हो, मेजॉरिटी जो चाहती है वो हो, वैसी गवर्नमेंट हो, ये वो चाहते थे। और ये क्या करते थे भैया, क्या डिफरेंस था इनमें लिबरल्स में? दे सपोर्टेड वुमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट, मतलब जो वुमेंस की सफ्रेगेट मूवमेंट थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया। अब ये कौन सी मूवमेंट है भाई? किस मूवमेंट को सफ्रेगेट मूवमेंट कहते हैं? मूवमेंट टू गिव वुमेन राइट टू वोट, मतलब वुमेंस को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसके लिए जो मूवमेंट चलाई गई उसको रेडिकल्स सपोर्ट करते थे। और अपोज प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और जो ज़्यादा अमीर लोग थे, फैक्ट्री ओनर्स, ग्रेट लैंड ओनर्स, इनको जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस जो मिलती थी, एक्स्ट्रा राइट्स थे इनके पास, जैसे कि मैन हैविंग प्रॉपर्टी हैड राइट टू वोट, उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले ये उसके खिलाफ थे, अपोज
ठीक है, दे अपोज दैट। और बट नॉट अगेंस्ट एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके खिलाफ नहीं थे, ये कहते थे ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास है, प्राइवेटली ओन करते हैं तो, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सारी वेल्थ है, ये इन्हें पसंद नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे तो ये एक्सेप्ट करते थे, बट वेल्थ इन फ्यू हैंड्स इन्हें समझ नहीं आती थी। कहते थे ये नहीं होना चाहिए भाई, इतने कम लोग और इतनी सारी वेल्थ और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो गरीब है, तो गलत है ना, तो इसके खिलाफ थे ये। अब कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल ही बेकार लोग, बेकार नहीं कह सकते, बस सेंटिमेंटल कंजर्वेटिव जो कोई चेंज ही नहीं चाहते। तो अब ये चेंज नहीं चाहेंगे तो रेडिकल्स और लिबरल जो जाते हैं उसके तो खिलाफ ही होंगे, ये तो लिबरल्स और रेडिकल्स के ये खिलाफ थे। बट टाइम के साथ तो हर किसी का दिमाग थोड़ा बहुत खुलता है। 18th सेंचुरी तक तो ये बिल्कुल ही चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में दे बिकेम ओपन टू चेंज। इन्होंने कहा चलो भाई चेंज तो इनएविटेबल है, बदलाव को तो हम टाल ही नहीं सकते, दिमाग आया होगा थोड़ा। लेकिन ये कहते थे भाई पास्ट को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो, स्लोली चेंज लाओ, एकदम से मत करो, थोड़ा स्लो चेंज, ताकि हम उसको एक्सेप्ट भी कर पाए। एकदम से आज तुम वो पहन रहे हो सूट सलवार, कल एकदम ही शॉर्ट्स में आ जाओ, तो एकदम से वो ये झेल नहीं पाएंगे ना दुनिया। धीरे धीरे करके कम करो क्लोथिंग वो एक्सेप्ट करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। तो मतलब स्लो चेंजेस चाहते थे। फॉलोड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इससे पहले हो चुकी थी, तो ये सारे चेंजेस उससे भी इंस्पायर होके लोगों में चेंजेस और आइडियाज़ आ रहे थे। तो ये चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई, ये जो भी चेंजेस की बातें हुई। फिर अब भाई कोई लोग किस टाइप की सोसाइटी चाह रहे हैं, रेडिकल्स किस टाइप की चाह रहे हैं, कंजर्वेटिव्स कुछ और ही चाह रहे हैं, तो आपस में क्लैशेस तो होंगे ही होंगे, लड़ाइयाँ, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं होंगी। और कई लोग दोनों टाइप के लोग चाहेंगे हम चेंज लाए, रिवोल्ट करें, हम चेंज लाए, तो काफ़ी अटैम्प्ट्स भी हुए रिवोल्यूशन लाने के लिए। बट चाहे वो सक्सेसफुल उस टाइम पे कुछ चीज़ें एकदम से नहीं हो पाई, बट एक चीज़ समझ में आ गई कि पता चल गया सबको कि ये जो लोग हैं इनका कितना पोटेंशियल है इनकी चेंजेस लाने में, पॉलिटिकली कितनी चेंजेस जो लाना चाहते हैं हम, उसमें लोग कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास डिफरेंट आइडियाज़ है। और कुछ जो गलत आइडियाज़ है वो नहीं होने चाहिए, क्या लिमिट्स होनी चाहिए, वो भी इन सिचुएशन से, इनके आइडियाज़ से हमें पता लगी। अब ये समझ आ गया कैसे धीरे धीरे चेंजेस, क्या क्या व्यूज़ थे। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे जब ये चेंजेस आ रहे थे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, मतलब मॉडर्नाइजेशन आएगी ना थोड़ी थोड़ी, तो टाइम के साथ तो चीज़ें डेवलप होएगी। अब देखते हैं क्या चेंजेस आए वहाँ पे। रशिया में न्यू सिटीज़ बनी, जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो न्यू सिटीज़ तो बनेगी। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स बने जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी होती थी, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ इंडस्ट्रीज़ है तो वो रीजन्स बनी। तीसरा, रेलवेज़ एक्सपैंड हुई और ज़्यादा बढ़ गई। जब हम ट्रेडिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भेजने होते हैं, तो रेलवेज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी एक्सपेंशन हुई। अब इस सारे चेंजेस को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब तो मैंने बता दिया ना आपको, जब कोई भी चेंज, बड़ा चेंज लाते हैं हम। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ के एस्पेक्ट में चेंज आया, तो इन सब चेंजेस को मिला के क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे हुई, तो रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड देयर देन। ठीक है, अब ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीन। पहले लोग हाथ से सामान बनाते थे, कलाकार लोग, प्रॉपर हैंडीक्राफ्ट्स हैं। जब भी वो इतना ज़्यादा, आज के टाइम पे देखोगे ना, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, बट उस टाइम आ गई मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आ गई मशीनें, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गई, बहुत अच्छे अमाउंट, कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स बनने लग गए, तो प्राइजेस भी कम हो गए। और वेस्टर्न ट्रेंड, जब भी तो यहाँ इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर्स थे इनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा, इफेक्ट हुए ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों का फिर टेस्ट चेंज हो गया। जब और अलग टाइप की चीज़ें सस्ते में मिलेगी और हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, इतनी मेहनत की चीज़ें महंगी मिलेगी, तो वो कौन उसको लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब हाथ से बनी हुई चीज़ें बनना बंद हो जाती है, और बंद या कम हो जाती है, और मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये एक तो रशिया में।
फिर और क्या चीज़ें चेंज हुई भाई, जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, अब एकदम से तो चीज़ें सिचुएशन सारी परफेक्ट होएगी नहीं। इंडस्ट्रीज़ लगना मतलब नई नई लोग फैमिलियर होते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होगी। इंडस्ट्रीज़ जो भी ऑकर करती है, तो मैन वुमन और चिल्ड्रन, जब कहीं पे इंडस्ट्रीज़ लग रही है तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वही दिखेगा उनको काम करने का ज़रिया। तो जितने लोग थे, औरतें थी, बच्चे तक भी फैक्ट्रीज़ में चले गए थे काम करने के लिए। ये सिचुएशन थी। मतलब चिल्ड्रन को तो नहीं जाना चाहिए ना, चाइल्ड लेबर आज के टाइम में देखोगे तो बैन है, बट उस टाइम पे ये तीनों चीज़ें थी, तीनों इन्वॉल्व थे फैक्ट्रीज़ में। लंबे वर्क आवर्स होते थे, कोई लिमिट ही नहीं है, वर्कर्स की पूरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बहुत बहुत देर तक काम कराया जा रहा है। अब तो जैसे 9 to 5 9 to 6 चलता है, प्रॉपर तरीके से वर्कर्स की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। बट उस टाइम पे तो भैया नई नई चीज़ें थी, तो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे लोग। ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, इनके बारे में कहाँ इतनी बात हो रही थी यहाँ पे। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, पुअर वेजेस, ऊपर से इतना काम कराने के बाद भी दिहाड़ी पैसे इनको कम थे बहुत ज़्यादा। और अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, ये तब देख लो इंडस्ट्रीज़ के बाद भी ये क्यों हुई सिचुएशन। जब जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना जब इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो क्यों रखेंगे भाई लेबर्स को, तो उनको हटा देते थे, तो और कोई काम उन्हें दिखता नहीं था, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो जाती थी। और जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती थी वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं अच्छी होती थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, जब भी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वर्कर्स को होती थी, तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम भी थी। अब जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, वर्कर्स तो सोचेगा हम वहीं आसपास रह ले, तो इतनी गंदी कंडीशनों में वो रहने लग गए थे कि उनकी हाउसिंग और साफ़ सफाई की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ के पास, आप देखते हो झुग्गी झोपड़ी टाइप्स, जहाँ पे सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती, गंद होता है, बेचारे बड़ी बेकार सिचुएशन में रह रहे होते हैं, तो वैसी सिचुएशंस थी। अब लिबरल्स और रेडिकल्स जो लोग थे भाई, चेंज चाहते थे, उन्हें ये सिचुएशन तो पसंद आएगी नहीं। दिमाग था उनमें, थोड़े आइडियाज़ थे उनके पास, तो वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे इन इश्यूज़ के। और इनमें से काफ़ी लोग थे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे खुद, वो मतलब बहुत सी प्रॉपर्टी ओन करते थे। जो भाई जो गरीब होगा वो क्या ही सोच पाएगा आइडियाज़ के बारे में, उसका तो पेट भर जाए वही बहुत है। तो प्रॉपर्टी ओनर्स ये सब चीज़ें सोचते थे। तो इन्होंने और क्या इसके सॉल्यूशन सोचे कि एक तो भाई क्या, और इन्होंने प्रॉपर्टी ओनर से तो थोड़ी बहुत पावर भी इनके हाथ में चेंज ला सकते हैं ना ये। अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनको काम करवाना है, ये तो ओनर है उनके जिनसे काम कराना है, तो ये तो चेंज ला सकते हैं। अगर इनके पास कोई पावर नहीं है तो चेंज भी नहीं ला पाएंगे। तो क्या चेंज लाए, इंपॉर्टेंस टू हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स फॉर देयर बेनिफिट, मतलब वर्कर की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए और उनको एजुकेट किया जाए। अब इनका भी सेल्फिश मोटिव था कि अगर हम वर्कर्स को पढ़ा लिखा देंगे और हेल्दी वर्कर होंगे हमारे, तो ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेटेड होंगे तो इनको मशीन्स का यूज़ करना अच्छे से आएगा, दिमाग होगा, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली इन्हीं का ही है ना, प्रोडक्शन तो इन्हीं की ज़्यादा होगी। तो इस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंपॉर्टेंस दी हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर को। और क्या हुआ भाई, दे गेव वैल्यू टू इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइज। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेबर क्या चाहता है उसको भी वैल्यू इन्होंने दे दी कि भाई वो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो उसे भी लगना चाहिए मैं इसका हिस्सा हूँ। उसकी चाहे अल्टीमेटली उसकी बात तो मानी ना जाए, बट सुनी जाए एटलीस्ट, ताकि उनको अपना अच्छा लगे, थोड़ा लगे कि मेरी कुछ वैल्यू है, मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, एलियनेटेड फील ना करे वो। तो इन चीज़ों को इन्होंने वैल्यू की। और फ्रीडम भी थी कुछ इंडिविजुअल्स को जो पहले नहीं थी। सोसाइटीज़ वुड डेवलप, ऐसे ही सोसाइटीज़ डेवलप करेगी, ये लिबरल्स एंड रेडिकल्स सोच रहे थे। और फिर क्या होता है आगे देखते हैं। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन, ये तो हमें पता ही है रिवॉल्यूशन चाहते थे वो। क्यों चाहते थे, टू एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन यूरोप इन 1815 में। जिस टाइप की गवर्नमेंट थी यूरोप में, अलग अलग डिफरेंट जगहों पे, पर्टिकुलरली रशिया पे नहीं, यूरोप में अदर जगहों पे भी जो गवर्नमेंट थी, उस टाइप की गवर्नमेंट से ही खुश तो थे ही नहीं लोग, जब भी तो चेंज चाहते थे। तो ऐसे टाइप की गवर्नमेंट को ये एंड करना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि कहाँ पे, फ्रांस में, इटली, जर्मनी, रशिया, यूरोप का ही तो पार्ट थे, और ये चाहते थे ये जो मोनार्की है वो ख़त्म करो भाई, ये राजा वाजा। जब भी तो देखो इतने चेंजेस के बाद जाके एंड में जो रिवॉल्यूशन होती है, तब ये सिस्टम मोनार्की वाला ख़त्म होता है। धीरे धीरे ही चेंज आते हैं। अपोज प्रिविलेजेस टू ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पहले अपनी मनमानी करते थे, ये जो लोग वेल्दी पीपल के पास जो पावर होती थी वो उनके अपोज में थे, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी नेशन चाहते थे जहाँ सबके इक्वल राइट्स हो, सब सिटीजन्स के। तो 1850 के बाद एक बंदा था जोसेफ मज़ीनी, इटालियन नेशनलिस्ट था, ये इटली का था नेशनलिस्ट, जो चाहता था इक्वल राइट्स फॉर ऑल। इसने बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब कंट्रीब्यूशन दी इस मूवमेंट में, इस चेंज में। जोसेफ मज़ीनी
अब भाई चलो इतनी बातें हो रही हैं तो यूरोप में सोशलिज्म तो आया ही होगा। अब ये सोशलिज्म क्या क्या है क्या नहीं है ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब जो लोग सोशलिज्म को फेवर करते थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अगेंस्ट थे ही। पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ये चाहते थे। और ये समझते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, कुछ लोगों के पास जो प्राइवेटाइजेशन चलती है, यही है सारी कलेश की जड़। ऑल सोशल इल्स की रूट यही है। ओनर्स जो होते हैं इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो ये बस अपने पर्सनल गेन के बारे में फोकस करते हैं, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते। ये हमने स्टार्टिंग में करा था ना डिस्कस, ये वही बात है। सोशलिस्ट लोग तो यही सोचते थे। और क्या सोशलिस्ट सोचते थे कि सोसाइटी एज अ होल के बारे में बात की जानी चाहिए, सब बंदों को लेके साथ में चलना चाहिए, ये नहीं किसी एक इंडिविजुअल को देखो ही ना, सबके बारे में ओवरऑल सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट है उस वो चीज़ हमें करनी चाहिए। कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, सब एज अ होल जो बेनिफिशियल है उस पर काम करा जाना चाहिए। लेकिन कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कोऑपरेटिव्स को भी बोलते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो वो अच्छा आइडिया है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है पावर में उसको इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स क्रिएट हो। उनमें से एक सोशलिस्ट था रॉबर्ट ओवन, जिसने एक कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश किया जिसका क्या नाम था, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में था। कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं भाई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव्स उसे कहते हैं व्हेन पीपल वर्क टुगेदर प्रोड्यूस गुड्स एंड डिवाइड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन कर रहे होते हैं गुड्स की, और बाद में जो उन्हें प्रॉफिट होता है आपस में वो डिवाइड कर लेते हैं, जिसने जितना ज़्यादा काम किया जितना कम काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिल जाता है। समझ आ गया कोऑपरेटिव, ये आइडिया वो प्रमोट कर रहे थे। रॉबर्ट ओवन उसमें से एक था। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स की बात करते हैं। एंजल्स या एंगल्स, आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो लोग थे, ये कार्ल मार्क्स तो था रेडिकल आइडियाज़ थे इनके, और ये फ्रेडरिक एंजल थे। ये क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना जो अभी ये यूरोप में जो चल रही है, ये है कैपिटलिस्ट, और यही सारी कलेश की जड़ है। सोशलिस्ट कुछ और बोल रहे हैं और ये रेडिकल्स वगैरह है, ये जो फ्रेडरिक एंजल्स, ये देखो क्या कह रहे हैं, कैपिटलिज्म को रीज़न बता रहे प्रॉब्लम्स का। कैपिटलिस्ट अब क्या है भाई, कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं, अब कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट एक्टर्स ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद देयर इंटरेस्ट, मोटिव इज टू मेक प्रॉफिट। वो जो मैंने अभी बात की थी ना, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है लोगों के पास तो वो अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बस सोचते हैं, मेन उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कैपिटलिज्म। जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स कहते थे कि भैया यही है कलेश की जड़, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, कैपिटलिज्म इस सिचुएशन को बोलते हैं कैपिटलिज्म। और जो ये जो लोग होते हैं प्राइवेट एक्टर्स, प्राइवेट ओनर्स, उन्हें बोलते हैं कैपिटलिस्ट। रिच ओनर जो कि गरीबों को परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, सारा पावर पैसा भी इन्हीं के पास होता है और गरीब इंसान काम करता रहता है बस। और इनकी रेडिकल थिंकिंग है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो सोच लेते हैं। ये सोचते हैं कि भैया सिचुएशन अच्छी करनी है तो इनको हटाओ, इनको मारो काटो ख़त्म करो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्कर शुड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म हटा दो, वर्कर्स को ये खुद मिलके करना चाहिए, तभी उनकी सिचुएशन अच्छी होगी कुछ। और ये किस टाइप की, चलो भाई ये तो हटा दे, लेकिन सोसाइटी फिर कैसी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी। जो सोशलिज्म वाले लोग बात करते हैं उसे कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी ये चाहते थे, इसका सेम ही नाम आप समझ सकते हो, सेम ही टाइप की सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ। ऑल प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल, सोसाइटी में जो लोग हैं वो ही सोसाइटी कंट्रोल करे प्रॉपर्टी, कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट एक्टर्स ना करे, वैसी सोसाइटी होनी चाहिए। जो कि ये सोचते थे कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, नेचुरली यही सोसाइटी बनेगी आगे चल के, ये लोग सोचते थे। बट ये एक फन फैक्ट है कि आज तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी एक हो पाए, इन रियल सेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए, क्योंकि इतनी अच्छी, इतना सब कुछ क्लियर कभी नहीं हो सकता। आज भी देखा जाए तो जो टोटल वेल्थ, जो मेजर वेल्थ है वो बहुत कम अमाउंट लोगों के पास ही है। रिच पीपल बहुत कम है ना, पुअर इतने ज़्यादा है, और रिच के पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा अमीर हैं वो, और गरीब के पास कम पैसा है, और जबकि गरीब कितने सारे हैं। तो ये इनइक्वालिटी तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। लोग ये चाहते हैं अचीव करना, बट अभी ये हो नहीं पाई। तो यही ये कार्ल मार्क्स जी चाहते थे। तो 1870 में सोशलिज्म बहुत ज़्यादा फैला यूरोप में, और एक इंटरनेशनल बॉडी जो ये सोशलिज्म को प्रमोट करती थी वो भी बनी, जिसका क्या नाम था, सेकेंड
इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल नाम था उसका। और काफ़ी एसोसिएशन और भी बनी, ये तो इंटरनेशनल बॉडी हो गई, इंटरनेशनल लेवल की जो थी। और इंग्लैंड में, जर्मनी में भी बॉडीज़ बनी कई। इंग्लैंड में और जर्मनी में जो बॉडीज़ बनी, उन्होंने फंड्स भी बनाए कि कभी डिस्ट्रेस टाइम आए, ख़राब टाइम आए, उसके लिए हमारे पास पैसे हो उस टाइम को डील करने के लिए। और किस सोशलिज्म में बन रही है चीज़ें, तो बेटर वर्किंग कंडीशन की तो बात होगी, वेजेस अच्छी हो, राइट टू वोट, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी, वो सब चीज़ों को ये प्रमोट करते थे, इनकरेज करते थे। 1905 तक आते आते क्या होता है, लेबर पार्टी बनती है ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी बनती है फ्रांस। मतलब ये आइडियाज़ अब देखो स्प्रेड हो रहे हैं थ्रू आउट यूरोप। बट सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूरोप। सोशलिस्ट बट सक्सीड नहीं हुए यूरोप में ऐसी गवर्नमेंट बनाने में, एक्सेप्ट वन लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। एक्सेप्ट वन स्टेट, एक स्टेट ऐसी थी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं थी, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। सोशलिस्ट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन रशिया। रशिया में वहाँ पे ये चीज़ हो पाई थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन बताया ना, रशियन रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पे सोशलिज्म आ पाया, जिसे अल्टीमेट रिवॉल्यूशन हम रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मोनार्की हटी और सोशलिज्म आया। यूरोप का पार्ट है ना रशिया भी था, तो ये इस जगह पे हुई। ओवरऑल बाकी जगहों पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। अब भैया रिवॉल्यूशन हो गई, ठीक है, सोशलिज्म आ गया रशिया में। लेकिन रिवॉल्यूशन से पहले की रशिया थी कैसी, ये अभी तो ओवरऑल यूरोप की बात हो रही है, अलग अलग आइडियाज़। रशिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करते, कैसी थी। रशियन एम्पायर था 1914। एम्पायर कब होता है, जब राजा होता है, मोनार्क होता है, तो मोनार्की सिस्टम तो था ही भाई। और वहाँ का राजा कौन था, तार निकोलस टू, TSARS साइलेंट इसमें, तो तार निकोलस टू ये बंदा था वहाँ का एम्परर, राजा। अब वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, मतलब पुराने विचारधारा ट्रेडिशंस वाली क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजन फॉलो होता था। बट मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ये अलग अलग टाइप ऑफ रिलीजियस पीपल भी एग्जिस्ट करते थे रशिया के अंदर। और इट इंक्लूडेड मैनी कंटेम्प्रेरी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। मतलब उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर था, आज कुछ टेरिटरी ऐसी है जो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, रशिया में वो इंक्लूडेड नहीं हो मानी जाती। बट पहले ये टेरिटरीज रशिया के अंदर ही आती थी, जैसे फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो रशियन एम्पायर में ये सब चीज़ें भी थी। और क्या था भाई, उस टाइम पर एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, 85% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है। और जब एग्रीकल्चर होगा तो ग्रेन्स का एक्सपोर्ट भी होगा भाई, अच्छे लेवल पे ग्रेन अवेलेबल था। और फैक्ट्रीज, क्राफ्ट जॉब्स सब थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी, चाहे लीस्ट ही हो बट थी। और सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को जो जगह थी, ये मेन एरियाज थे जहाँ इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, इंडस्ट्रियल एरियाज, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। और 1890 में रेलवेज एक्सटेंड हुआ, वो पहले भी हमने ब्रीफली पढ़ा है ना, यूरोप में ये चेंजेस आए। ये स्पेसिफिकली रशिया की बात हो रही है। रेलवे बढ़ा, एक्सपेंड हुआ और फैक्ट्री सेटअप हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जो बाहर की कंट्रीज थी उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज़ में, चलो हमें भी प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे पैसे लगा के। कोल, आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन था, इससे जो सामान बनता था कोल से, आयरन से, स्टील से, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि फैक्ट्रीज लग रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, मशीन्स का यूज़र है। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज, और जो गवर्नमेंट थी, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी ना, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, चलो भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। रूल्स, बट कभी कभी रूल्स टूट जाते थे, फैक्ट्री ओनर्स तोड़ देते, कहाँ सुनते हैं भाई, उनका तो मेन प्रॉफिट बनाना मोटिव है भैया, तो रूल्स कभी कभी टूटते थे। वेरिड अकोमोडेशन ऑफ वर्कर्स में भी ना पता है डिफरेंसेस आ गए थे, डिवीजन हो गई थी कि कुछ वर्कर किसी टाइप ऑफ स्किल के हैं तो वो कहीं और रहेंगे, उनका ड्रेस कोड अलग होएगा, किसी अलग तरीके से वो बिहेव करते थे आपस में भी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आ गई थी उस टाइम पर इनमें आपस में। और 31% वुमन वर्कर्स भी थी, जिनको एक इनइक्वालिटी वाली ये चीज़ देख लो, मेन को ज़्यादा पे करते थे और वुमेन को लेस, चाहे सेम काम हो। वर्कर्स यूनाइटेड एट टाइम्स ऑफ स्ट्राइक, लेकिन कभी कभी जब ये स्ट्राइक होती थी, हड़ताल, तब वर्कर्स में यूनिटी देखने को मिलती थी, एक साथ सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे। और ये ज़्यादातर स्ट्राइक कहाँ होती थी, टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री में, ड्यूरिंग 1896 से 97। मेटल इंडस्ट्री में कब होती थी मोस्ट ज़्यादा ये स्ट्राइक, 1902 में, ठीक है। पीजेंट्स को, जैसे ये वर्कर्स में डिवीजन आ गई थी, ऐसे पीजेंट्स यानी कि छोटे किसान, उनमें भी डिवीजन आ गई थी। ये कभी भी ना रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबल्स को, जो होते हैं ना क्लर्जी, चर्च वर्च के पास जो ज़्यादा पावर होती है, फिर उससे नीचे आते हैं नोबल्स,
ठीक है, वजीर टाइप लोग, राजा होता है, फिर उसके मंत्री होते हैं, तो नोबल्स की ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो नोबल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। बट रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं थी भैया ऐसी? क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी ना, ये गवर्नमेंट को सर्विस दे दे के इनको ये पोजीशन मिली थी, ना कि लोगों के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी थी, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं थी। बस स्टार निकोलस II था जिसने उनको पावर दे रखी थी। और 3 टाइप के अथॉरिटी वाले लोग थे, एक तो नोबिलिटी, एक क्राउन, राजा इटसेल्फ, एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब धर्म है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पे जो फादर वगैरह होते हैं उनको भी पावर दी थी, अथॉरिटेटिव लोग उन्हें माना जाता था। अब पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल। पीजेंट इन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते थे नोबल्स को? क्योंकि यार इन्हें लगता था ना कि सारा पैसा इन्हीं के पास है, बस हम तो ऐसे ही गरीब है। ये चाहते थे जो नोबल्स के पास इतने कम नोबल्स है, हम इतने सारे किसान हैं और लैंड ज़मीन सारी इनके पास इतनी ज़्यादा है, तो ये चाहते थे कि ये लैंड नोबल्स की हमें मिले। ये कभी कभी गुस्सा हो जाते थे तो रेंट भी नहीं देते थे नोबल्स को जो इन्हें देना होता था, और कभी इतना गुस्सा हो जाते थे कि लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, मोस्टली इन साउथ रशिया में। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, लड़ाई दंगों की छोटी मोटी चलती रहती थी इस चेंजेस के टाइम पीरियड में। रिवॉल्यूशन तब एंड में जाके ये सारी चीज़ों को मिला के बोलते हैं। अब रशियन पीजेंट्स अनलाइक अदर यूरोपियन पीजेंट, मतलब यूरोप में अदर कंट्रीज में जो पीजेंट थे, छोटे किसान थे, उससे अलग थे रशियन पीजेंट्स। किस मामले में अलग थे भाई? ये आपस में मिलके अपनी, जिसके पास ज़मीन, मतलब छोटी छोटी जगह ज़मीनें थी सबके पास, तो इन्होंने आपस में ज़मीनों को टुगेदर लेके चलते थे, जोड़ के उस पर काम करते थे कि पीरियोडिकली इस पे काम करेंगे, इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल फैमिलीज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। मतलब इकट्ठे यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना लैंड का, छोटी छोटी लैंड को इकट्ठे मान के यूटिलाइज़ करना ताकि प्रॉपर उसका इस्तेमाल हो पाए। तो रशियन पीजेंट यूरोपियन पीजेंट से इस मामले में अलग थे, इसीलिए इन्हें नेचुरल सोशलिस्ट भी कहा जाता था। क्योंकि जब सबके बारे में सोच के चल रहे हैं तो नेचुरल सोशलिस्ट का ही कैरेक्टरिस्टिक है ये, क्योंकि सोशलिस्ट ही सोच सकते हैं सबके बारे में, इंडिविजुअली सोचेंगे तो वो सोशलिस्ट तो होंगे नहीं, कैपिटलिस्ट होंगे। बिफोर 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को माना जाता था इलीगल रशियन एम्पायर में। देखो हम पहले जो रिवॉल्यूशन है उससे पहले के रशिया की बात करें, किस टाइप का था भूल मत जाना। तो पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे इलीगल मानी जाती थी। लेकिन 1898 में फिर भी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, जो मार्क्स आइडियाज़ को फॉलो करती थी, जैसे मार्क्स के आइडियाज़ थे। इलीगल थी बट ये बनी पार्टी। इसके न्यूज़पेपर छापे इस पार्टी ने, वर्कर्स को इकट्ठा किया, स्ट्राइक्स की कई बारी अच्छी चीज़ों के लिए। एज पर सोशलिस्ट, पीजेंट्स नॉट वर्कर्स मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। जो सोशलिस्ट थे वो कहते थे कि जो किसान है ना भाई, ये हैं असली सोशलिस्ट, इनको रिवॉल्यूशन चेंज लाने की मेन फोर्स है, यही चेंज लेकर आएंगे, रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, ना कि वर्कर्स जो पिसते रहते हैं। पीजेंट देखो कितना सबके बारे में सोच के चल रहे हैं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये लीड कर सकते हैं रिवॉल्यूशन को, ये सोशलिस्ट मानने लग गए। 1900 में एक और पार्टी बनती है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो पीजेंट्स, छोटे किसानों के राइट्स के बारे में बात करती है। अब लेनिन एक बंदा था, वो कहता था कि पीजेंट्स नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। ये तुम कह तो रहे हो भाई कि पीजेंट्स है ये जो आगे चल के रिवॉल्यूशन यही लाएंगे, यही है चेंज, बट ये तो एक यूनाइटेड खुद ग्रुप नहीं है, आपस में इनमें खुद में यूनिटी नहीं है। क्यों? फिर ये कहता है कि वो भाई लोग ये भी तो पूछेंगे भाई क्यों नहीं है यूनिटी, क्योंकि इनमें भी तो डिविजन्स है भाई, ये अपने आप में भी डिफरेंसेस समझते हैं, हम रिच हैं, हम पुअर हैं, कुछ लेबरर्स अलग है, कैपिटलिस्ट अलग है, इनमें भी तो इतने डिवीजन है, तो ये यूनाइट होके तो काम कर ही नहीं सकते आपस में एक साथ। तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट तो भैया नहीं हो सकते, ये लेनिन जी कहते थे। बट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, क्वालिटी, ये बोलते थे लेनिन जो था कि पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो रिवॉल्यूशन लाए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे लोग कम हो बट क्वालिटी मेंबर्स हो, जिनमें दिमाग हो, अकल हो, यूनिटी हो। ये नहीं भर लो लोग बट कोई यूनिटी क्वालिटी है ही नहीं। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे बोलते हैं बोल्शेविक ग्रुप, ये लेनिन ने बनाया बोल्शेविक ग्रुप। ये थ्रू आउट देखो रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रुप। और जो बाकी अदर थे उन्हें बोलते थे मेंशेविक पार्टी, दूसरी पार्टी जो कहती थी कि चलो भाई सबके लिए खुली है ये पार्टी, जैसे जर्मनी में होती थी ओपन टू ऑल। बट यहाँ तो भाई सिलेक्टिव लोग चाहिए थे, इन्हें के क्वालिटी मेंबर्स चाहिए जो चेंज लाने लायक भी हो, बोल्शेविक ग्रुप। अब आता है भाई 1905 का टाइम, जब थोड़ा और ट्रबल वाला टाइम आया, ट्रबुलेंट टाइम,
जिसे 1905 रिवॉल्यूशन बोलते हैं। धीरे धीरे देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ी हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ी। अब ये अक्टूबर रेवोल्यूशन तो खैर एंड में ही आएगी 1917 में, जो इस सारे इवेंट्स को मिला के भी बोलते हैं। अब 1905 में क्या क्या चेंजेस आए? ऑटोक्रेसी, तार नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ऑटोक्रेसी मतलब राजा अपनी अपनी चलाने लग गया, बहुत ज़्यादा मनमानी हो गई उसकी, और वो पार्लियामेंट की तरफ जवाबदेही नहीं था, क्योंकि एम्पायर ही था, एम्पायर वाला सिस्टम चलता था, मोनार्की सिस्टम, तो पार्लियामेंट को कहाँ जवाब देगा ये। डिमांड ऑफ, लेकिन लोग क्या कहते थे, भैया हम तो परेशान हो जाएंगे ऐसे, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना इंडिविजुअल राइट्स की कोई वैल्यू है, राजा अपनी मर्जी चला रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी इन्होंने। वैसे भी फ्रेंच रिवोल्यूशन देख चुके थे कि वहाँ चेंज आ रहा था, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था ना, तो इन्होंने भी डिमांड करी। लिबरल्स और पॉलिटिकल पार्टीज, वर्कर्स, पीजेंट सब एक साथ हो गए और कहा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और इनको सपोर्ट किन्होंने किया? नेशनलिस्ट जो यूरोप में थे उन्होंने, जो अपनी नेशन के बारे में सोचते थे, और जेडिसिस्ट। अब ये जेडिसिस्ट कौन है भाई? मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में थे जेडिसिस्ट, जो कि जेडिसिस्ट उन लोगों को कहा जाता था जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, मॉडर्न करना चाहते हैं, मतलब जो इस्लाम में ट्रेडिशनल चीज़ें जो बेकार है वो चेंज होनी चाहिए, मॉडर्निज्म आना चाहिए इस्लाम में भी, ठीक है, उन्हें जेडिसिस्ट बोलते थे। तो इन लोगों का सपोर्ट था, तब जाके इन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब 1904 में एसेंशियल गुड्स का प्राइस बढ़ गया, जब भी तो ख़राब टाइम बोल रहे हैं, देखो जो ज़रूरी चीज़ें उनका भी प्राइस कितना ज़्यादा हो गया, और इतनी गरीब लोग हैं, और जो रियल वेजेस है जो वो अर्न कर रहे हैं वो कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20% कम। अब इतनी प्रॉब्लम्स है तो वर्कर की एसोसिएशन में लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, ताकि वो एसोसिएशन तो वर्कर्स के लिए बोलती थी ना, तो उसके मेंबरशिप भी बढ़ने लग गई इस टाइम पे। इंडस्ट्रियल एक्शंस हुए कई बार तो ऐसा होता था कि वर्कर्स को हटा दिया जाता था काम से, कई सारे लोग वर्कर्स को। तो सेंट पीटर्सबर्ग, उनमें से एक इंसिडेंट ये था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है वहाँ पे स्ट्राइक हुई, कम से कम 1,10,000 वर्कर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। किस लिए? कि हमारे वर्किंग आवर्स कम करो, दिन में बस 8 घंटे हम काम करेंगे और हमारे पैसे बढ़ाओ, कंडीशंस भी हमारी ठीक करो। एक बंदा था फादर गैपॉन, इसने एक लीडर होता है ना, उस तरीके से वर्कर्स को लीड किया और ये पहुँच गए विंटर पैलेस, ठीक है। और जो बट वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने इनको अटैक किया, इतना बुरा अटैक हुआ इन पे, 100 वर्कर तो मर गए और 300 घायल हो गए, वुंडेड। इस डे को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है, ब्लडी संडे। इतना मतलब बेकार सिचुएशन हो गई थी। तो इसके बाद जैसे ही इंसिडेंट हुआ भाई, लोग और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए, तो और ऐसे इवेंट्स होना शुरू हो गए जिन्हें कंप्लीट मिला के उस टाइम में बोला जाता है 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है। उस टाइम पे ट्रेड यूनियंस भी बनने लग गई और कन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ें होने लग गई। और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया एम्परर ने, तार निकोलस जी ने, कि चलो भाई इतनी ये दंगे वंगे हो रहे हैं, कुछ तो करो इनके लिए, जो इन्हें दिखे शांत तो हो ये सिचुएशन। तो इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया जिसको बोलते हैं डूमा बोलते हैं, ये अलाउड कर दिया इन्होंने, तार निकोलस ने। अब पहला जो बनाया फर्स्ट डूमा, वो तो 75 डेज़ में डिसमिस कर दिया कि नहीं जी ये नहीं चलेगा। फिर दूसरा बनाया, वो वापस कब कितने महीनों में री-इलेक्ट करा? 3 महीनों में। फिर अब ये बार अभी इसने पार्लियामेंट अलाउ तो कर दिया, बस उसको इतनी बार ही चेंज कर रहा है, कभी डिसमिस कर रहा है, कभी री-इलेक्ट क्यों कर रहा है ऐसे। अब भाई पहले तो सारी पावर इसके पास थी, अब ये पार्लियामेंट इसने अलाउ तो कर दिया मजबूरी में, लेकिन इसे पसंद थोड़ी आएगा इसकी पावर कम हुई, तो इसलिए बार बार ये चेंजेस ला रहा था। लेकिन थर्ड डूमा जो इसने बनाया, इसने दिमाग लगाया, इसमें तो लिबरल्स और रेडिकल्स अलाउड थे जो चेंज चाहते थे। लेकिन थर्ड डूमा में इसने क्या किया कि भैया अब मेरे को पार्लियामेंट तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो बना देते, लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ही आएंगे बस इसमें। अब उन लोगों को ले रहा है जो चेंज ही नहीं चाहते, तो क्या ही इसकी पावर पे फ़र्क पड़ेगा। और लिबरल्स और रेडिकल्स को बाहर कैप्ट आउट करा, तो क्या लोग इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस बात से? नहीं ना, तो और रिवोल्यूशन हुई और चेंजेस आए। अब 1914 में क्या होता है, वर्ल्ड वार होती है भैया, वो यूरोप में भी और उसके बाहर भी। अब किन लोगों के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई? 2 यूरोपियन अलायंसेस, मतलब 2 ग्रुप्स थे, उनके बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। कब हुई? 1914 में। कौन से ग्रुप थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक साइड, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया दूसरी साइड थे, और बाद में इटली एंड रोम ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। और इस वाले ये जो ग्रुप है इसे बोलते थे सेंट्रल पावर। इन दोनों के बीच में ये भाई वर्ल्ड वॉर। अब तो इसके इफेक्ट रशिया में तो आएंगे, यूरोप का हिस्सा है वो, और भी वर्ल्ड
में अदर कंट्रीज़ ने भी इनका इफेक्ट झेला, तो यहाँ तो होएगा ही होएगा। तो रशिया में क्या भाई चेंजेस आए, जो लोग थे उन्होंने तार निकोलस 2 के अराउंड रैली लगाना शुरू करी, रैलियाँ निकाली कि ये चीज़ें सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें ये पसंद नहीं आ रहा जो भी तू कर रहा है। एंटी जर्मन, जर्मन लोगों के खिलाफ सेंटिमेंट्स आ गए कि यहाँ जो चलता है वो यहाँ नहीं चलेगा रशिया में, ये चीज़ें होने लग गई। और इसी चक्कर में उन्होंने क्या करा, जो सेंट पीटर्सबर्ग जगह थी उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्रैड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो एक जर्मन नाम था। ठीक है, ये चीज़ चेंज हुई भाई। ऑटोक्रेसी जो थी ये अपनी अपनी चलाना इनका, ये अनपॉपुलर हो गया, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ये सेंटिमेंट्स आने लग गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार से को लेके डिफरेंसेस आ गए। ईस्टर्न फ्रंट पे लोग कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, वेस्टर्न फ्रंट पे कुछ और लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस लेके आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया के अंदर। ठीक है, तो रशियन आर्मी जो थी इसने ये हार गई जर्मनी में एंड ऑस्ट्रिया में। कब, किस टाइम पे? 1914 और 16 में। अब इनके खिलाफ बोल रही है तो कुछ तो इनके बीच में लड़ाइयाँ चली रही होंगी ना। तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रिया से ये हार गई रशियन आर्मी बुरी तरीके से। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई 1970 में, इतने लोग घायल हुए, मर गए। और रशियन आर्मी ने इतनी भाई बुरी सिचुएशन देखी तो फिर इसने वापस से रिट्रीट किया, दोबारा से लड़ने की कोशिश, डिस्ट्रक्शन। और क्या करा इन्होंने, वहाँ की बिल्डिंग्स तोड़ दी, जो फसलें थी, क्रॉप्स थी, वो ख़राब कर दिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 3 मिलियन रेफ्यूजीज आग हो गए रशिया में। जो जब उनका सामान, रहने का घर, खाने पीने की चीज़ें ही ख़राब कर दोगे तो रेफ्यूजी बन के रह जाएंगे वो, शरणार्थी। तो रशिया में 3 मिलियन लोग हो गए जो रेफ्यूजीज हो गए। जब वहाँ जाके ये सब करोगे तो यही होगा। तो सोल्जर्स डिड नॉट, बट सोल्जर्स जो थे वो ये सब लड़ाई करते रहते, बट वो चाहते नहीं थे ऐसे लड़ाई। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, कितना बेकार सिचुएशन होती जा रही है। ये देखो रशिया में ये हाल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके इफेक्ट्स। अब वॉर से, इस वॉर से क्या क्या हो रहा था भैया, ऐसे बुरी जो सिचुएशन नहीं चाहते सोल्जर्स। इंडस्ट्री पे बुरा इम्पैक्ट, गुड्स जो है जर्मन के, जब जर्मन के खिलाफ ही लड़ाई है तो जर्मन से जो गुड्स आते हैं वो तो बंद ही हो जाएंगे, तो वो तो स्टॉप हो गए, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन हो गया, लेबर की शॉर्टेज हो गई। पहले तो इधर से उधर जा सकते थे लेबर की, अब शॉर्टेज हो रही है, मर भी रहे हैं इतने लोग। तो खाने पीने के जो सामान है, ब्रेड एंड फ्लावर, उनकी कमी होने लग गई। आपस में फिर ब्रेड शॉप्स पे लड़ाई भी होती थी। अब कम ब्रेड्स हैं और लेने वाले बहुत सारे, तो प्राइस भी हाई है, लड़ाइयाँ चलती रहती थी कि हम ले लें। एसेंशियली हो गई है तो चीज़ें। फिर फेब्रवरी आती है भाई, वो पेट्रोग्रैड जो जगह है, मेन जगह, वहाँ पे फेब्रवरी में चेंजेस आते हैं जिसे फेब्रवरी रिवॉल्यूशन बोला जाता है। वो होते विंटर में 1917 में। देखो अब कितना क्लोज आ रहे हैं हम मेन क्लाइमेक्स के। देख इतनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी है, कितने चेंजेस आ चुके हैं। अब मोनार्की बिल्कुल ओवरथ्रो होने ही वाली है। डिवीजन अमंग पीपल, लोगों में भी बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गई। ये तो हमें पता ही है ना, अलग अलग तरीके के लोग हैं, सोच रहे कुछ है, कोई कुछ सोच रहा है, किसी के अंदर कैसे डिफरेंसेस है। तो डिवीजन तो थी उस टाइम पे लोगों में। फैक्ट्रीज, राइट बैंक ऑफ रिवर, नेवा थी एक, नेवा रिवर, उसकी जो राइट साइड थी, राइट किनारा था, राइट बैंक था, वहाँ पे फैक्ट्रीज वाला एरिया था जहाँ फैक्ट्रीज थी। और जो लेफ्ट बैंक था वहाँ पे पॉश एरियाज, फैशनेबल एरियाज, पैलेस वगैरह, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। ठीक है, 1917 में ये पेट्रोग्रैड की सिचुएशन थी जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी उस टाइम पे, एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, खाने की कमी, फूड शॉर्टेज। पार्लियामेंटेरियन जो थे, पार्लियामेंट का हिस्सा, वो भैया जो तार निकोलस था उसका जो आइडिया था कि वो तो यही चाहता था ना कि ये डूमा पार्लियामेंट है इसको तो डिज़ोल्व ही कर दूँ, हटा ही दूँ। लेकिन जो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोग थे वो कहते थे भैया ये मत कर, अपोज करते थे उसके ये डिज़ायर को। लेकिन वो भाई क्या ही मानेगा, वो तो बस सहन कर रहा है, उसकी पावर पे लिमिट है, वो सहन थोड़ी करेगा। 22 फरवरी को क्या होता है, एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो जाता है, मतलब फैक्ट्री बंद कर दी जाती है। अब कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जो उस पर डिपेंड करते हैं, मतलब परेशान होंगे ना। तो इसी को सिंपति में जो लोग लॉकआउट से इफ़ेक्ट हुए उसकी सिंपति में 50 फैक्ट्रीज़ में हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई। मतलब यूनिटी देख रहे हो। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से भी इसे जाना जाता है 22 फरवरी को, क्योंकि इस स्ट्राइक वाले उसमें, स्ट्राइक में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, लीड किया, कई जगहों पे स्ट्राइक लीड की इन्होंने, सुपरवाइज़ की। अब गवर्नमेंट ये सिचुएशन बैठ के आराम से तो देखेगी नहीं, उसने लगा दिया कर्फ्यू। अब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, लोग जो थे वो तो चले गए उस टाइम पे, तो कर्फ्यू लग गया तब। लेकिन वापस आ गए कब, 24 और 25 तारीख को। 22 तारीख को ये सब चीज़ें हुई, लॉकआउट वगैरह, 24-25 को फिर वो चले गए कर्फ्यू के बाद, और 24-25 को वापस आ गए। गवर्नमेंट ने भेजी अपनी फोर्स, पुलिस वगैरह देखने के लिए कि ये भैया कुछ करे ना, कुछ दंगे वंगे हो तो इनको कंट्रोल कर दिया जाए, मार पीट के भगा दिया जाए। अब 25 फरवरी को दूमा सस्पेंड कर देता है ऐसी सिचुएशन में। देखो
तार निकोलस। तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं ये तो चीज़ गलत करी है भैया। डेमोन्स्ट्रेशन जो थे बंदे डेमोन्स्ट्रेटर्स वो और गुस्सा हो गए और ज़्यादा फोर्स में आ गए 26 पे कि चलो अब तो भैया हटाइए इसको, हटाओ, रिवॉल्यूशन करो, अब तो मारो, चेंज लाओ सीधा। 27 फेब को क्या होता है, पुलिस हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पे इसको डैमेज कर देते हैं लोग, स्लोगन्स लगाने लग जाते हैं, रेस करने लग जाते हैं। देखो कैसे रेस करे स्लोगन्स। गवर्नमेंट लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कैवेलरी भेजती है कि और फोर्स भेजती है, कुछ रेजिमेंट्स। लेकिन इसी की गवर्नमेंट के फेवर के जो लोग थे ना, गवर्नमेंट का हिस्सा थे जो आर्मी में, वो अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के कुछ लोग। और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स है, जो वर्कर हड़ताल करे उनके फेवर में हो जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते, क्योंकि दिख रहा है ना सही कॉज के लिए कर रहे हैं ये। फाउंड काउंसिल पेट्रोग्राड सोवियत इन सेम बिल्डिंग एज डूमामेट। तो इन जो वर्कर्स हड़ताल कर रहे थे, इन्होंने काउंसिल बनाई पेट्रोग्राड में ही, जिसका नाम क्या रखा, पेट्रोग्राड सोवियत। अब उसी बिल्डिंग में बनाई जहाँ पे डूमामेट करता था, मतलब डूमा मतलब पार्लियामेंट था, जहाँ पे बिल्डिंग में लोग पार्लियामेंटेरियंस मिलते थे, मीटिंग्स वगैरह करते थे। अब एक डेलीगेशन काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर तार निकोलस के पास गए और उसको एडवाइस किया कि भाई तू अब्डिकेट कर दे, अपना थ्रोन त्याग दे, वही तेरे लिए अच्छा है। तो 2 मार्च को उसने सिचुएशन इतना प्रेशर देख के कि भैया यार मरने से अच्छा है इनकी बात ही मान ली जाए, तो उसने ये 2 मार्च को एब्डिकेट कर लिया थ्रोन। सोवियत लीडर्स जो थे और जो दूमा में लीडर्स थे वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर फॉर्म करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी होती है कि चलो भाई वोट करके अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली। अब पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसे ही कहा जाता है जिसने मोनार्की अल्टीमेटली 1917 में हटा दी। चलो भाई, नो राजा नो तार निकोलस। अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हो गई, उसके बाद क्या सिचुएशन थी, पीजेंट जो किसान थे जिन्हें पहले से ही लैंड चाहिए नोबल्स की, उन्होंने वो सीज कर ली, हड़प ली। और आर्मी, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, इनकी इन्फ्लुएंस थी काफ़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो बनी थी, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये उस टाइम पे भी। इनको भी भाई पावर है इनके पास, इन्फ्लुएंस तो इनकी ख़त्म नहीं होने वाली। और जो पब्लिक मीटिंग्स है और एसोसिएशन पे जो ये राजा ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, नहीं होगी ये नहीं होगी, क्योंकि डर लगता था ना उसे, मीटिंग आपस में इन्होंने कर ली तो दिमाग आ जाएगा, हम मेरी पावर हटा देंगी, कैसे ना कुछ तो करेंगी। तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ये इस टाइम, फिर फेब्रुअरी के बाद हट गई रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड यूनियंस काफ़ी बनने लग गई, सोल्जर कमेटी बनने लग गई, बट कोई कॉमन सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। इलेक्शन इस तरीके से होंगे इन कमिटीज़ वगैरह में। तो जो लेनिन बंदा था जिसने ये बोल्शेविक ग्रुप बनाया था, वो पहले तो एग्जाइल हो गया था, मतलब कंट्री से बाहर चला गया था, फोर्सफुली इसको एग्जाइल में चला गया था। तो ये वापस आया एग्जाइल से और ये लाया अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं भाई? अब 3 डिमांड्स इसने प्रेजेंट करी कि एक तो वॉर ये जो ख़त्म होनी चाहिए जो भी चल रहा है ये, और जो लैंड ट्रांसफ़र करनी चाहिए पीजेंट्स को, जो नोबल्स की लैंड है ये जो पीजेंट को बिलोंग करती है वैसे देखा जाए तो, उन्हीं को वापस दो। और बैंक्स को करो नेशनलाइज। ये प्राइवेट चीज़ें चल रही है इतनी ज़्यादा, ये नहीं होनी चाहिए। पहले ये सब चीज़ें चाहता था। ये 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस बोलते हैं। अब ठीक है भैया, ये चीज़ें भी हो गई। फरवरी के बाद सिचुएशन क्या हुई क्या नहीं ये समझ आ गया। अब अक्टूबर 1970 अल्टीमेट जिसे रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है वो होती है। अब वो कैसे हुई भाई, ये चीज़ें तो समझ आ गई। अब ऐसी कौन सी नई बात आ गई? अब 2 कन्फ्लिक्ट हुआ किस किस के बीच में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी उसके बीच में और लेनिन का जो बोल्शेविक ग्रुप था उसके बीच में हो गए कन्फ्लिक्ट्स। लेनिन चाहता था कि भैया वो क्यों हुई है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट, अच्छी खासी सरकार बन तो रही है, क्यों हुई फिर कन्फ्लिक्ट? ये डरता था कि कहीं ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये जो आर्मी वार्मी की इन्फ्लुएंस है ना, ये यहाँ पे हमने देखा आर्मी की लोग इनको इन्फ्लुएंस मिल रही है यहाँ पे, देखो लैंड ओनर्स को, तो ये तो पहले जैसी सिचुएशन हो जाएगी, अपनी मर्जी मनमानी चलाएंगे। इसको डर था तो इसलिए इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग गए। 16 अक्टूबर 1970 को लेनिन क्या करता है, पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक जो ग्रुप है उनको ये मानने के लिए तैयार करता है कि सोशलिस्ट टाइम आ गया, अब सोशलिस्ट को पावर में आ जाना चाहिए। तो ये एक कमेटी बनाता है, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, ठीक है, किसके अंदर? लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर, इस इंसान के अंडर ये एक कमेटी बनाता है। और ये जिस दिन ये काम करेंगे ना कि पावर अपने हाथों में ले लेंगे, उस डेट को ये सीक्रेट रखता है बंदा। अब एक अपराइजिंग शुरू होती है कि भैया अब तो पूरा प्रॉपर ये पावर हमें चाहिए। उस दिन कौन से दिन? 24 अक्टूबर को ये सिचुएशन आ जाती है जब ये बोल्शेविक ग्रुप पूरा आ जाता है लड़ने के लिए कि चलो भैया अब हम आएंगे पावर में। तो पीएम जो उस टाइम पे होता है केरेंस्की, वो सिटी छोड़ देता है। और क्यों छोड़ता है सिटी छोड़ के क्यों जाता है?
ट्रूप्स इकट्ठा करने के, अब मुझे इन अपराइजिंग को कंट्रोल करना है तो अपनी ट्रूप्स इकट्ठा करने के लिए सिटी से बाहर ही जाता है। उसे दिख जाती है सिचुएशन ख़राब होने वाली है तो अपनी आर्मी वार्मी लोग वो इकट्ठा करने जाता है बाहर सिटी से। गवर्नमेंट्स लॉयल मिलिट्री मैन सीज्ड बिल्डिंग्स ऑफ 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर, मतलब जो गवर्नमेंट के लॉयल लोग थे मिलिट्री में, गवर्नमेंट के जो फेवर में थे, वो बॉल्शेविक ग्रुप के जो न्यूज़पेपर जहाँ पे छपते थे उस बिल्डिंग को वो सीज कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंडर। प्रोटेक्शन देते हैं विंटर पैलेस, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए, उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कमिटी का कंट्रोल जो है वो उस टाइम पर हो जाता है, वैसे देखा जाए तो इस सिचुएशन के बाद भी जो इनके कुछ मोटिव होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, कमिटी के हाथ में कंट्रोल आ जाता है भाई। मिनिस्टर्स जो होते हैं सरेंडर कर देते हैं उस टाइम गवर्नमेंट में, और ज़्यादातर जो लोग थे बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव कर देते कि सही किया भाई। काफ़ी लड़ाई दंगों के बाद ये चीज़ होती है, हैवी फाइटिंग, तो ये सिचुएशन होती है जिसे 60 अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गई, इसके बाद क्या चेंजेस है, बोल्शेविक की सक्सेस हो गई है तो हमें दिख ही रहा है, और सक्सेस हुई तो क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, देखो गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और ओनरशिप आ गई गवर्नमेंट के हाथ में, जो सोशलिस्ट चाहते थे, और सोशल प्रॉपर्टी लैंड को मान लिया कि सबकी है, सोसाइटी की है, किसी एक प्राइवेट ओनर की नहीं है, नोबल्स की ही नहीं है, बस सोशल प्रॉपर्टी है, सब यूज़ करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। पीजेंट्स को अलाउ हो गया कि भैया हड़प लो नोबल्स की ज़मीन, अलाउ ही कर दिया। और टाइटल जो एरिस्टोक्रेसी में थे, मतलब जो ये रिच लोगों के पास टाइटल्स प्रिविलेजेस मिले थे, उनको बैन कर दिया। नई यूनिफॉर्म्स बन गई आर्मी की भी, कई चीज़ों की, आर्मी वालों की, देखो ये ब्यूडोनोवोका नाम की यूनिफॉर्म थी, ये उस टाइम पर आई है, देखो इस टाइप की यूनिफॉर्म थी। अब बोल्शेविक पार्टी ने नाम बदल लिया और क्या रखा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी देखो उसे बोलते हैं ना, सोशलिस्ट जो चाहते हैं उस टाइप की पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने नाम रख लिया। बट इट फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बट ये चाहते थे वो इलेक्शन करे इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट लेना चाहते थे, ये उसका मेंबर बनना चाहते थे, बट ये उसमें फेल हो गए, सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको। तो लेनिन ने ये असेंबली डिसमिस कर दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन्होंने नहीं बनाई थी, कि यार भैया बेकार है असेंबली। तो 1918 में इसे लगा कि थ्रू आउट ही उसने क्या सोचा, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स मोर डेमोक्रेटिक देन एनी असेंबली फॉर्म्ड इन अनसर्टेन कंडीशन। अब ये तो हमें पता ही है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है अनसर्टेन टाइम में, ठीक टाइम में तो बनी नहीं, नॉर्मल टाइम में। तो ये कह रहा है अब ये इसका पार्ट नहीं बन पाया लेनिन, इसका ग्रुप, इसकी पार्टी, तो एक ऐसी अच्छी लगी असेंबली, इसने उसी को डिसमिस कर दिया, कह दिया इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, ये बेकार है असेंबली। बोल्शेविक बिकेम ओनली पार्टी, और ये जो बोल्शेविक ग्रुप था ये एक इकलौती पार्टी बन गई जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, और बिकेम पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, और इसी को क्या बन गया, मिलके एक पार्लियामेंट इन्होंने कंट्री का बना लिया, ठीक है। और एक सीक्रेट पुलिस होती थी जिसको बोलते थे पहले तो चेका, और फिर बाद में OGPU और NKVD नाम से इसको बुलाया जाता। अभी सीक्रेट पुलिस का क्या था, जो भी बोल्शेविक के खिलाफ लोग बोलते थे उनको ये पनिश करते थे, ठीक है। उस टाइम पर आर्ट और आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स भी बढ़ने लगे जब इतने चेंजेस आ रहे हैं तो, बट सेंसरशिप थी, कुछ भी नहीं छापा जा सकता था, ये तो प्रेजेंट थी बोल्शेविक के टाइम पे भी। बाद में 1980s में होती है भाई सिविल वार, अभी देखो अभी तक ख़त्म नहीं हुए इवेंट्स। 1918-1919 में सिविल वार होती है, आपस में लड़ाइयाँ। 3 टाइप ऑफ ग्रुप थे जो पावर में थे, रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स। रेड्स कौन थे, बोल्शेविक्स, ग्रीन्स से सोशलिस्ट, और वाइट से प्रोटारिस्ट, जो तार निकोलस था उसको जो सपोर्ट करते थे वो वाइट्स, सोशलिज्म को जो सपोर्ट करते थे सोशलिस्ट, और बोल्शेविक ग्रुप के जो पार्ट थे वो रेड्स, ठीक है। अब लिबरल्स और रेडिकल्स थे जो वो बोल्शेविक को जो पावर में आ रहे थे उसके अगेंस्ट थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, इनके तो अलग ही व्यूज़ थे ना क्योंकि। और ये जो सोशलिस्ट और ये वाइट्स, ग्रीन और वाइट लोग थे, ये एक साइड हो गए, और ये बोल्शेविक एक साइड, इनमें आपस में लड़ाई हुई जिसे सिविल वार बोला गया। अब ये जो ग्रीन्स और वाइट्स थे ये ही ज़्यादातर रशियन एम्पायर, मोस्ट ऑफ द एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे, और इनके पास सपोर्ट था फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटिश और जापानीज़ ट्रूप्स का, वहाँ की आर्मीज़ का भी इनको सपोर्ट था। आपस में लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी इतने सपोर्ट होने के बाद भी बोल्शेविक जीत गए, 1920 में सक्सीड कर गए। क्यों सक्सीड करे, क्योंकि इनको सपोर्ट था नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ का, बाकी के जो नॉन रशियन लोग थे उनका सपोर्ट था, और मुस्लिम जैडिसिस्ट का इनको सपोर्ट था शुरू से ही।
क्रिएटेड, और इन्होंने क्या ऐसी स्टेट बनाई रशियन एम्पायर से जिसे बोला गया सोवियत यूनियन। बोल्शेविक ग्रुप ने जो अल्टीमेटली ये चाहते थे वो इन्होंने किया, सोवियत यूनियन बना ली। कब? 1922 में। 5 साल के प्लान्स लाए कि टारगेट 5 ईयर प्लान्स वाला सिस्टम लाए, सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी इन्होंने। कंस्ट्रक्शन हुई काफ़ी अच्छी, फैक्ट्रीज लगने लगी, प्रोडक्शन बढ़ गई, ग्रोथ भी हुई, वर्कर की कंडीशंस भी इम्प्रूव नहीं। लेकिन ये जब इतने चेंजेस आ रहे हैं तो वही प्रॉब्लम्स तो वर्कर्स को आएगी, वही प्रॉब्लम्स आने लग गई, कंडीशंस ख़राब, ये वो, गंदगी, सैनिटेशन, बहुत सारे वर्कर्स ने इश्यूज फेस करे। बट फर्स्ट 2 प्लान्स में फोकस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। 1927 से 32 में फर्स्ट प्लान, 1933 से 38 में सेकंड प्लान। और क्या चेंजेस आए? स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ा दिया गया कि जो फैक्ट्री के वर्कर है वो भी पढ़ सकते हैं, पीजेंट्स भी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक भी जा सकते हैं। क्रैश फैसिलिटी लाए, जो वुमेन वर्कर थी उनके बच्चों को रखने की जो फैसिलिटी होती है जहाँ पे उनके बच्चे रह सकते हैं काम के दौरान, उसे क्रीश बोलते हैं, तो वो फैसिलिटी आई। पब्लिक हेल्थ केयर को चीप कर दिया गया, सस्ता, ताकि लोग अफोर्ड कर पाए। मॉडल लिविंग क्वार्टर, रहने की जगह अच्छी बनाई गई। और बट ये चेंजेस का इफ़ेक्ट ना जगह जगह पे अलग अलग था, ये नहीं कि सब जगह पे अच्छी चीज़ें हो गई, ये चेंजेस आ गए। अब क्यों अलग अलग था? क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज तो कम ही थे ना भाई, लिमिटेड थे, तो उसी हिसाब से चेंजेस भी आएंगे। अब भाई ये चीज़ें हो गई। स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन आई फिर 1927 और 1928 में। जो ये अर्ली प्लान्ड सोसाइटी आई, प्लानिंग आने लग गई, उस टाइम की बात है। तो अक्यूट प्रॉब्लम हो गई ग्रेन सप्लाई में। जो ग्रेन्स थे, खाने पीने की ये जो चीज़ें थी ग्रेन्स, इसमें प्रॉब्लम आने लग गई इसकी सप्लाई करने में। क्यों भाई? गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी, लेकिन जो किसान होते थे वो इस फिक्स किए हुए प्राइसेस पे बेचना नहीं चाहते थे गवर्नमेंट को। क्यों नहीं चाहते थे भाई? इन्हें लगता था नहीं, हम तो भाई ज़्यादा प्राइस डिजर्व करते हैं। तो एक बंदा था स्टालिन नाम का, लेनिन के बाद ये हेड बना इस पार्टी का, बोल्शेविक ग्रुप जो भी है उसका, ठीक है, इसका ये हेड बना स्टालिन। और ये लाया चेंजेस। इसने सिचुएशन देखी ना कि भैया यहाँ तो ये जो किसान है, रिच पीजेंट है, ये तो सोच रहे हैं हम ज़्यादा पैसों के लालच में सामान बेच नहीं रहे, इकट्ठा करके रख रहे हैं स्टॉक करके, तो ये तो गलत है, लोग मर रहे हैं भूखे। तो एमरजेंसी मेजर्स लेके आए। इन्होंने कहा ये जो स्पेकुलेशन चलती है ना, प्राइस बढ़ेगा कम होगा, अभी रोक लो, अभी ये कर लो, तो ये तो बंद करो, और सप्लाई जो भी हो रही है उसको अभी रोको, चेंजेस लाओ। ये मेजर्स लेकर आया। और इसने एक आइडिया लेके आया कलेक्टिव फार्म्स का, स्टैलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लेके आया, जिसमें कलेक्टिव फार्म मतलब सबके इकट्ठे होकर फार्म्स यूज़ होंगे 1929 में, और प्रॉफिट सब शेयर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इकट्ठा फार्म्स को। अब कुलकाज किसे बोलते थे? वेल टू डू पीजेंट्स को, जो अच्छे खासे किसान होते थे, जो अच्छे खासे काम कर रहे थे, पैसे वैसे थे ठीक ठाक, उनको कुलकाज बोलते थे। कहता था इन्हें भी बंद करो ये वो। तो स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ये था, कलेक्टिव फार्म्स वाला, ठीक है। इनरेज पीजेंट, किसान तो गुस्सा थे ही भाई, उन्होंने इन अथॉरिटी को रिसिस्ट करा कि नहीं मानेंगे हम ये बातें, और गुस्से में अपने लाइफ स्टॉक जो भी इन्होंने पाल रखा था, जानवर जिस पे डिपेंड करते थे लाइवलीहुड के लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कितनी कैटल कम हो गई? 1/3 जानवर कम हो गए, ठीक है, जो भेड़ बकरियां होती हैं वो कम हो गई 1/3। दोज अगेंस्ट कलेक्टिवाइजेशन, और जो स्टालिन के प्रोग्राम के अगेंस्ट थे उनको पनिशमेंट मिली, कभी उनको फोर्सफुली सिटी से बाहर भेज दिया गया, कंट्री से बाहर, चलो भाई पसंद नहीं करते, चलो जाओ यहाँ से। नॉट बिकॉज दे अपोज, बट इसलिए ये अगेंस्ट क्यों थे भाई? इसलिए नहीं कि सोशलिज्म इन लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन इनकी अलग ही रीजंस थी कि भैया हमें ये नहीं, प्राइस ये ऐसे पसंद नहीं आ रहे, अलग रीजंस थे इनके सोशलिज्म के। ये ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टिवाइजेशन इसलिए नहीं पसंद क्योंकि सोशलिज्म नहीं चाहते, दूसरे रीजन थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इन सब सिचुएशन के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी जो स्टालिन चाहता था। हार्वेस्ट और भी ख़राब हो गई। क्यों भाई? 1930 और 33 में आया बहुत बड़ा अकाल, फैमाइन, 4 मिलियन पीपल मर गए। मैनी इनोसेंट पीपल वर इन प्रिजनर्स, कई ऐसे लोग थे उस टाइम पे जो इनोसेंट थे, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, फिर भी वो किस में थे? जेल में थे, ठीक है। क्रिटिसिज्म किया लोगों ने स्टालिन के खिलाफ कि ये गलत कर रहा है यार, और जो लोग थे बेचारे बेकसूर जेल में, उसके खिलाफ, उनके सपोर्ट में भी कोई नहीं बोलता था। अब ये सारी चीज़ समझ आ गई, इसको ओवरऑल बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। अब इसका ग्लोबली वर्ल्ड पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना, इतने मेजर इवेंट्स हो रहे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पड़ा तो रशियन रिवॉल्यूशन का भी इफेक्ट होगा, USSR का जो बोल्शेविक ग्रुप ने बनाया 1922 में। अब क्या इन्फ्लुएंस हुई? इन वर्ल्ड मैनी कम्युनिस्ट पार्टी बनी भाई, बोल्शेविक से इंस्पायर होके कम्युनिस्ट पार्टी कई जगहों पे बनी, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में बनी कम्युनिस्ट पार्टी,
कई लोग इनकरेज हुए कि बोल्शेविक ने जो आइडियाज़ अपनाए, भाई एक्सपेरिमेंट्स हमें भी करने चाहिए। वर्ल्ड में बहुत जगह पे ये चीज़ें हुई भी, कई कॉन्फ्रेंसेस बनी, ट्रेड यूनियंस बनना शुरू हुई, मतलब जो जो चीज़ें हुई वो वर्ल्ड में भी कई जगह पे इंस्पायर होकर लोगों ने करी। एजुकेशन मिली कई लोगों को यूएसएसआर की यूनिवर्सिटी से, जो वर्कर्स यूनिवर्सिटी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बना दिया, कि ग्लोबली सोशलिज्म को स्प्रेड कर दिया कि ये भी एक आइडिया है जो लोग फॉलो कर सकते हैं और अपनी नेशन चला सकते हैं। लेकिन कई टाइम बाद लोगों ने इसमें भी कमियां ढूंढ ली, और जो लोग थे यूएसएसआर के, उसकी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन बनी हुई थी वो रेपुटेशन थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन ये जो आइडिया थे सोशलिज्म के फैल ही चुके थे, तो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला के सोशलिज्म के बारे में डिफरेंट सोचने लगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायक भाई मानसी, और PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना।